आगे बढ़ते हैं जी। अगला राइट अंडर आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी अपराध के मद्देनजर आपको दोषी ठहराया जा रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन के प्रति उसके खिलाफ भी आपके पास कुछ अधिकार हैं। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब बिना किसी बेस के, एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, जरूरत से ज्यादा सजा, टू एन अक्यूज्ड पर्सन। अगर कोई दोषी है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी क्या है सजा दो या जरूरत से अधिक सजा दे दो। मीन आपको कन्विक्शन होता है जी दोष ठहराना, आपके ऊपर आपको दोषी पाया गया तो आपको जब सजा सुनाई जाएगी वो आर्बिट्रेरी नहीं होगी और एक्सेसिव भी नहीं होगी। ये बात याद रखनी। अंडर आर्टिकल 20 आपको जेल डालने से पहले आपके पास कुछ अधिकार हैं। आपको कोई भी सजा है आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव नहीं हो सकती। द अक्यूज्ड पर्सन कैन बी ए, ये वाला अधिकार सिटीजन को भी हासिल है, फॉरेनर को भी हासिल है और एनी अदर लीगल पर्सन, लीगल पर्सन जैसे कोई कंपनी होगी या कॉरपोरेशन हो गया, इनको भी ये अधिकार हासिल है। इसके तहत कुछ और आपको प्रोटेक्शन, आपको कुछ राइट्स हैं वो देख लेते हैं। इसी राइट की व्याख्या है, क्या है जी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका पहले मीनिंग समझ लो। मीन इम्पोजेस पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली, मीन आपने आज कोई गुनाह किया है पर तब कोई कानून नहीं था, या हम कह दे ऐसा कह दे कि आज कानून बनाकर पिछली डेट से उसको लागू करना। ठीक, जैसे मान लो कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, जैसे हम बात कर लें कि अबॉर्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। चलो, मैं आज की डेट में, सरकार स्टेट आज की डेट में ये कानून बनाती है कि अबॉर्शन क्या है, इलीगल, ये गैर कानूनी है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। पर उसके तहत वो ये नहीं कह सकती कि हाँ भाई पिछले 10 साल में जितने अबॉर्शन हुए हैं वो भी इलीगल हो गए और उनके ऊपर भी क्या करो, सजा दो उन सबको। नहीं, क्रिमिनल जो एक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं आप उसको दोषी ठहरा सकते। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब इसमें जो भी आपकी सजा है, आपको सजा है वो रेट्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोएक्टिवली इंपोज की जाती है, मीन पिछली डेट से। ठीक है जी। पर आर्टिकल 20 के तहत ऐसा नहीं हो सकता और क्रिमिनल लॉज ऐसा नहीं हो सकता। दिस कंडीशन इज ओनली फॉर क्रिमिनल लॉज एंड नॉट फॉर सिविल लॉज और टैक्स लॉज। ठीक, देखो अगर तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल कानून बना, वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हो सकता, पर सिविल लॉ और टैक्स लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो सकता है, पिछली डेट से लागू हो सकता है। ठीक है जी। सिविल लॉ टैक्स लॉ जैसे फाइन वगैरह या टैक्स, जैसे सरकार कह सकती है कि हाँ जी जो व्हीकल्स इतनी देर से जारी हुए हैं उनके ऊपर टैक्स लगाओ। अब सरकार कह सकती है कि आज से 10 साल पुराने व्हीकल के ऊपर भी हम टैक्स लगाएंगे, तो कह सकती है, रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स और सिविल लॉ ला सकती है। अच्छा जी। दिस प्रोविजन ओनली प्रोहिबिट्स कन्विक्शन और सेंटेंस एंड नॉट द ट्रायल। ये भी एक बात है, आपको दोषी ठहराया जाना, कन्विक्ट करना या सजा देना, इसके ऊपर लागू होता है, पर हाँ ट्रायल की प्रोटेक्शन नहीं देता। मीन आपके ऊपर मुकदमा जारी हो सकता है किसी बैक डेट से भी। कोई क्राइम आपने कानून आने से पहले किया है तो उसके तहत आपके ऊपर ट्रायल हो सकता है, मुकदमा हो सकता है। ठीक है जी। हाँ, सजा नहीं दी जा सकती आपको पिछली डेट के हिसाब से, ये बात हो गई। अंडर दिस राइट अब हम पढ़ते हैं क्या है मतलब। वन कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी। ये भी इसी का ही आगे कंटिन्यू है कि ये राइट कब उपलब्ध नहीं है। ठीक, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन,
जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ना, भी किसी आने वाले खतरे को देखते हुए आपको जेल में डाल देना, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए किसी को डिटेन कर देना, जेल में डाल देना, ये उनके ऊपर भी ये लागू नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए क्या है, आपके ऊपर पिछली डेट से भी आपके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिवली भी एक्ट कर सकती है। जहां आप इस एक्ट के तहत, इस राइट के तहत सरकार से सिक्योरिटी नहीं मांग सकते, मुझे किसी से खतरा है और मुझे सिक्योरिटी दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। अच्छा जी, इफ एन एक्ट इज इलीगल मीन्स इट वायलेट द एग्जिस्टिंग लॉ। अब ये दूसरी प्रोविजन आ गई, नहीं सॉरी उसी के अंदर है, ठीक है ना। देन ओनली ए पर्सन कैन बी कन्विक्टेड। किसी को आपने, अब आया है मीनिंग क्या है इस लॉ का, इस कानून का, इस जो है शब्द लिखे हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अभी तक तो हमने ये पढ़े कि ये कहां कहां लागू होता है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा, पर असली मीनिंग क्या है, ये बताया गया है। कहता है इफ एन एक्ट इज इलीगल मीन्स इट वायलेट द एग्जिस्टिंग लॉ। कोई इस समय कानून है, आपने कुछ एक्ट किया, तो वो उस समय में जो लागू कानून के तहत अगर इलीगल है तो ही आपको सजा मिलेगी, ठीक है ना। देन ओनली ए पर्सन कैन बी कन्विक्टेड। ऐसा नहीं है कि पहले बंदे ने अपराध किया और बाद में आपने कानून बनाकर उसको कन्विक्ट किया, ऐसा नहीं। जब किसी ने अपराध किया तब वो उसके खिलाफ कानून होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल लॉ के लिए। पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस कैन नॉट बी ग्रेटर देन द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट लॉ। जो उस समय के कानून ने सजा बताई है उससे अधिक सजा आप नहीं लगा सकते, ठीक है। विच वॉज इन फोर्स, और कौन सा कानून, जो कि उस समय इन फोर्स था, लागू था, एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। जब एक्ट कमिट किया गया, किसी ने कोई अपराध किया है, उस समय जो कानून है लागू, उसी के तहत उसको सजा मिलेगी और उतनी ही मिलेगी जितनी उस कानून में दी गई है, बताई गई है। मीन आपको सजा ज्यादा नहीं हो सकती, ये बात हो गई। अगला है जी, इसमें हमने क्या पढ़ा अभी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है जी। अभी एक और है, टोटल 3 है कंडीशंस, टोटल तीन इसकी आगे व्याख्याएं हैं, 3 है सिनारियो। अगला है जी नो डबल जियोपार्डी, भी एक ही अपराध के लिए आपको एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकती। फॉर द सेम ऑफेंस द प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट, ठीक, आपके खिलाफ क्या है, दोष आरोपण की प्रक्रिया शुरू करनी और फिर पनिशमेंट देनी, कैन नॉट बी मोर देन वंस, एक से बाहर अधिक नहीं हो सकती। एक बार क्राइम किया है तो उसकी सजा भी एक बार ही मिलेगी, एक से ज्यादा नहीं मिल सकती सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है जी। दिस प्रोटेक्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और ए जुडिशियल ट्रिब्यूनल। जब कानून के हिसाब से कोर्ट ऑफ लॉ, जब अदालत बैठेगी ना, जहां कोई जुडिशियल का ट्रिब्यूनल बैठेगा, तब ही ये वाली प्रोटेक्शन हासिल है, अवेलेबल है। और ये कब नहीं है, जैसे मान लो आपके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो रही है, डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जहां आपकी सीनियर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है आपसे ऊपर, आपके विभाग की कोई अथॉरिटी आपके खिलाफ क्या है, प्रोसीडिंग कर रही है, तो वो चाहे तो एक ही गलती के लिए आपको एक से ज्यादा बार भी सजा दे सकते हैं, आपको फाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, फाइन को फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो एक से ज्यादा बार तब सजा दी जा सकती है, पर कोर्ट ऑफ लॉ में ये वाली कंडीशंस नहीं है, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है, एक बार ही आपको सजा मिल सकती है, ठीक है जी। आगे है जी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक पर्सन को आप खुद के खिलाफ विटनेस नहीं कर सकते। होता क्या है ना कि जैसे मान लो कि जब कोई बंदा पुलिस इंक्वायरी के लिए पेश होता है, ठीक है ना, जब पुलिस उसको लॉकअप में रखती है, तो तब जेल में क्या है, मारपीट कर या कैसे भी पुलिस उससे कई चीजें उगलवा लेती है, जहां वो वैसे भी बोल देता है, पर जो उसने जेल में बोला होता है ना, वो अदालत में
नहीं बात मानी जाती। क्यों? क्योंकि वो उसने उसको एज एविडेंस नहीं आप यूज कर सकते, क्योंकि अदालत में जाकर वो कह सकता है कि मुझे अंडर प्रेशर में इन्होंने बुलवाया, ऐसा, ठीक है ना। तो इसलिए अदालत में जाकर वो अपने ही खिलाफ आप उसको नहीं कह सकते गवाही दो। कोई अपने खिलाफ गवाही दे, विटनेस के रूप में पेश हो, तो वो मान्य नहीं होता। एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी वे विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अपने ही खिलाफ वो क्या है, गवाह के रूप में गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। और जो मीन एज ए विटनेस, ठीक है, सबूत पेश करना अपने ही खिलाफ, तो ये चाहे ओरल एविडेंस की बात हो, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस अवेलेबल करे, दोनों में ये चीज लागू होती है। पर दिस प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर, किन किन केस में अवेलेबल नहीं है, जहां हम कहते हैं कि अदालत चाहे, है ना, जो हमारा सिस्टम चाहे उससे वो, देखो वो अपने खिलाफ गवाही तो नहीं दे सकता, पर उससे अगर हम चाहें कि हाँ भी अपने ब्लड के सैंपल दो, तो हम ले सकते हैं, कंपेल किया जा सकता है उसको कहें कि हाँ भी अपने अंगूठे का इंप्रेशन दो, वो हम उसको कंपेल कर सकते हैं, दो भी इंप्रेशन। स्पेसिमेन सिग्नेचर दो, अपना साइन करके दिखाओ, हमको चाहिए आपके खिलाफ इंक्वायरी के लिए। कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, उसके पास कुछ ऑब्जेक्ट है, मटेरियल वस्तु है, उसके ऊपर कंपल्शन डाली जा सकती है कि निकालो भाई कहाँ है। कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, उसकी बॉडी की तलाशी ली जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर कई प्रकार की कंपल्शन नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ये चीजें उससे मांगी जा सकती हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या जो प्रोटेक्शन है ये वाली कौन सी है, अरे अगेंस्ट, जो हमने अभी पढ़ी, अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, जहां इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, इस राइट की प्रोटेक्शन के लिए, है ना, अंडर आर्टिकल 22, सॉरी अंडर आर्टिकल 20। इसमें क्या है, ये देखिए ध्यान से, बिल्कुल वो अपने खिलाफ चाहे गवाही नहीं दे सकता, पर उससे ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, अंगूठे का क्या है, उस सैंपल स्पेसिमन लिया जा सकता है, इंप्रेशन लिया जा सकता है, उसके साइन लिए जा सकते हैं। उसे कहा जा सकता है कि हाँ भी तुम्हारे पास ये वाली मटेरियल ऑब्जेक्ट है तुम्हारे घर में, या कोई तुम्हारा पुराना फोन दो, तो उसे मांगा जा सकता है, उसको कंपेल किया जा सकता है, उसकी बॉडी की तलाशी ली जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या उसमें पूछा गया भी क्या ऐसा किया जा सकता है, एक आध चीज आपको दे दी जाएगी, तो आपने फिर आंसर लिखना है, टिक करना है। फिर वही बात है, दिस प्रोटेक्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड नॉट फॉर सिविल प्रोसीडिंग्स। सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए है ये प्रोटेक्शन इस आर्टिकल के तहत, सिविल केसेस के लिए नहीं है प्रोटेक्शन, ठीक है जी। आगे है जी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ अंडर आर्टिकल 21, कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या कहता है ये आर्टिकल, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, किसी को भी आप उसकी लाइफ और पर्सनल आजादी से डिप्राइव नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ कैसे कर सकते हैं, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जैसा कि लॉ में प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसके तहत आप उसको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सकते हो, ठीक है ना। ये लाइन को आप याद कर लेना, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये आपने याद रखना बात। और ये भी राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को है अवेलेबल। अब जरा थोड़ा केस देखते हैं, ऐसे मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए। पहले क्या हुआ, 1950 में गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन की। नैरो इंटरप्रिटेशन क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहता है कि ये वाला जो आर्टिकल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन को प्रोटेक्ट करता है, भी सरकार जे एक्शन आपके खिलाफ नहीं ले सकती, एंड नॉट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, मतलब सरकार चाहे तो अपने हिसाब से
कोई भी कानून बना सकती है। ये पॉइंट समझे ना, कानून के हिसाब से सरकार चलेगी, पर सरकार आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, आप जो आपके आर्टिकल 21 को आहित करता हो। पर सरकार चाहे तो कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकती है। क्यों? वो कहता है कि क्योंकि हमारे संविधान में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, तो उस प्रोसीजर के तहत कानून बनाने का हक किसके पास है? लेजिस्लेचर का। इसलिए लेजिस्लेचर है जो, वो ऐसा कानून बना सकती है जिससे वो क्या कर सकती है? कैन टेक अवे द प्रोटेक्शन गिवन बाय आर्टिकल 21। ठीक है, कानून बनाकर आर्टिकल 21 में जो जो आपको हक दिए गए हैं उसको क्या है, ले सकती है वापस। तो और कोर्ट ने कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है इस आर्टिकल में, तो इसका मतलब क्या है? लिबर्टी ओनली रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंसान की क्या है, उसकी पर्सनल और उसकी बॉडी से संबंधित है। तो इस वर्डिक्ट ने क्या किया, पर्सनल लिबर्टी की जो व्याख्या है वो भी काफी नैरो की। ठीक है जी। पर हुआ क्या, 1978 में मेनका गांधी केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस वाली जजमेंट को क्या कर दिया, ओवररूल कर दिया। ठीक है, एंड गिव वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन वाइडर दी। क्या कहा कोर्ट ने कहा, द राइट अंडर आर्टिकल 21 कैन बी डिप्राइव्ड बाय ए लॉ। आप बेशक इस आर्टिकल के अंदर जो हमको प्रोटेक्शन दी गई है उसको वापस ले सकते हो, पर कैसे? कानून बनाकर ले सकते हो वापस, पर उसके ऊपर कंडीशन है। वो कौन सी? प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज, है ना, बाय दैट लॉ, जो आपने कानून बनाया है वो क्या हो, रीजनेबल हो, फेयर हो और जस्ट हो। रीजनेबल हो, फेयर हो एंड जस्ट हो। ये बात लिख दी। ऐसा नहीं है कि अपने से कोई भी कानून बना दिया और आपसे राइट छीन लिया अंडर आर्टिकल 21 वाला। इसके लिए क्या है, जो भी आपने कानून बनाना है वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। हिसाब से जो कोर्ट है उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। ये हमने पहले पढ़ा। हमारे जहां पर ब्रिटिश वाला सिस्टम है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ है? अमेरिका में। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है कि जो जुडिशरी है उसको लगे अगर कि ये वाला कानून सही नहीं है तो वो कह सकता है कि इस कानून सही नहीं है। उसको संविधान का या किसी और का हवाला लेने की इतनी जरूरत नहीं है, जहां हम ऐसा, वो सब्सटेंटिव ग्राउंड पर भी किसी कानून को गलत कह सकता है। अगर उसको लगे कि ये कानून गलत है तो वो गलत कह सकता है। ठीक, तो हमारे सिस्टम क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर जुडिशरी ने कह दिया कि संविधान के हिसाब से ये कानून गलत है, ठीक है, पर बाद में अगर लेजिस्लेचर ने संविधान को ही चेंज कर लिया तो फिर जुडिशरी को संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो कहने का मतलब जुडिशरी अपनी इंटरप्रिटेशन संविधान की, किसी भी कानून की इंटरप्रिटेशन संविधान के हिसाब से करती है। ठीक, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वो कहते हैं कि आपके कानून साइड में, जुडिशरी सीधा कहती है कि ये चीज गलत है तो गलत है। ठीक है जी। तो दस अंडर द आर्टिकल 21 द प्रोटेक्शन इज आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में अंडर आर्टिकल 21 की ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन की और ये भी कहा कि लेजिस्लेचर है जो अपने हिसाब से आर्टिकल 21 के अंदर दी गई जो आपको राइट्स हैं उसको वापस नहीं ले सकते। द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट, क्या कहा, द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज नॉट मेयरली लिमिटेड टू सर्वाइवल और एनिमल एग्जिस्टेंस। ये बात इंपॉर्टेंट है। लाइफ, राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सर्वाइवल हो, बस हम जी रहे हैं कैसे भी जिए। ठीक, ऐसा नहीं है। इसका ब्रॉडर मीनिंग है। क्या कहता है, द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। हमने जीना है सिर्फ सर्वाइवल नहीं, शान से, डिग्निटी से, ह्यूमन डिग्निटी से जीना है। एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के दूसरे और पहलू विच मेक ह्यूमन लाइफ मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग।
हम कह सकेंगे हाँ भी ये लाइफ है। अब अगर किसी को 3 वक्त की रोटी मिल जाए तो हम कहेंगे ये लाइफ है, तो वो लाइफ नहीं। देखो, जीने के लिए छत भी चाहिए, पहनने को कपड़े भी चाहिए, साफ वातावरण भी चाहिए, नॉइस फ्री वातावरण चाहिए, आपका प्रॉपर वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, वेस्ट डिस्पोजल हो। तो ये चीजें भी क्या है, हमारी लाइफ को मीनिंगफुल वर्थ लिविंग बनाती हैं। तो राइट टू लाइफ में ये चीजें भी हैं, वो सारी चीजें जो लाइफ को मीनिंगफुल, कंप्लीट और वर्थ लिविंग बनाए। राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी तो सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ भी हैं। तो बाकी आने वाले केसेस में भी, और भी कई केसेस में, इन द सब्सिक्वेंट केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज रीअफर्म्ड इट्स मेनका केस जजमेंट। ठीक है ना, जो मेनका केस में जजमेंट्स दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी फिर आने वाले कई केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रीअफर्म किया, हाँ भी ऐसा ही होना चाहिए जो मेनका गांधी केस में कहा गया है। ठीक है जी। तो फिर ना जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन के कारण, है ना, द फॉलोइंग राइट्स, ये वाले जो राइट्स दिए हैं इनको भी पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 कहा गया, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे हमने पहले अंडर आर्टिकल 19 के तहत राइट्स पढ़े थे ना, उसी प्रकार अंडर आर्टिकल 21 के तहत भी कई प्रकार के राइट हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपको, राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के तहत आता है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वो आता है आर्टिकल 21 के तहत। आपको आंसर दिया होगा आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। तो ऐसे तब आपने चूज करना है। इसको हम कल पढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।